Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसका ही आज हम टॉपिक नेक्स्ट करेंगे जो है हमारा गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब कि प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, जनरेशन, यानी कि हमारे गैमीट्स कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से गैमीट थे। हमारे मेल के अंदर क्या था, हमारा स्पर्म बन रहा था और फीमेल्स के अंदर हमारा ओवम बन रहा था। तो स्पर्म और ओवम बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर दो कैटेगरी आ जाएंगी हमारी, एक तो क्या आ जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्म बनेंगे, और दूसरी क्या आ जाएगी हमारी oogenesis जहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, हमारे बनेंगे ओवम, ओवा जिसको एग बोलेंगे हम लोग। तो आज हम यही पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे कौन कौन से, मेल के अंदर क्या था टेस्टिस हमारा, और फीमेल्स के अंदर क्या था हमारी जो ओवरीज थी, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो गैमीट प्रोड्यूस करती है, क्या क्या, स्पर्म एंड ओवम। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे, उनके अंदर क्या था, जो हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल थे, जो हमारे क्या थे, छोटा सा बच्चा था जो हम लोगों ने कमरे के अंदर बिठाया हुआ था, हमारे घर के कमरे के अंदर। हमारा घर क्या था, हमारी टेस्टिस होल थी, और इसके अंदर हमने क्या बनाए हुए थे, बहुत सारे कमरे बनाए हुए थे ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई हुई थी हमारी। तो इसके अंदर हमने क्या बिठाया था, जो हमारा छोटा सा बच्चा था अभी, जो आगे जाके स्पर्म बनेगा, उस बच्चे का क्या नाम था, मेल जर्म सेल। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं, जो कहाँ पे बैठा हुआ था, हमारे इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। वो क्या बनाएगा, आगे जाके स्पर्म बनाएगा। किस प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस से। और ये प्रोसेस कब शुरू होती है, ये शुरू होती है हमारी प्यूबर्टी के टाइम पे। अब जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कि जो छोटे से नन्हे से बच्चे हैं हमारे, इसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोल देते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट था, हमने देख लिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल में। वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा माइटोटिक डिवीजन से। तुम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन दो तरह की होती है। माइटोटिक तो क्या होती है, जो इक्वेशनल है, मतलब कि 2n से 2n ही बन रहा है। लेकिन हमारी जो मियोटिक होती है वहाँ पे 2n से n बनता है, ना कि 2n से 2n ही। ये n जहाँ बन रहा है आधा हो गया ना, तो रिडक्शनल मियोटिक डिवीजन। लेकिन यहाँ पे कैसे डिवीज़न हो रही है, यहाँ पे हो रही है माइटोटिक, 2n से 2n ही बनेगा। तो हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो क्या कर रहे हैं, वो माइटोटिक डिवीज़न करके अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, और आगे जाके क्या बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 1 डिग्री के स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं अपने जैसा नहीं बनाऊंगा अपना बच्चा आगे जाके, मैं 2n से 2n नहीं बनाऊंगा, मैं तो n ही बनाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मियोसिस, ये बनाएगा n, रिडक्शनल डिवीज़न करेगा ये। तो मियोसिस भी दो स्टेज में होती है ना, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 हमारी। तो पहले क्या हुई, मियोसिस 1 हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। वहाँ पे क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए हमारे दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिनको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे। अभी मियोसिस 1 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हमारे, जिनके पास 23 क्रोमोसोम थे दोनों के पास। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन की स्टेज में गया, और पहले 2 थे तो 2 से क्या बन गए, 4 बन गए इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, कुछ स्पर्म जैसा सुन रहा है ना, यानी कि स्पर्म अभी बनने ही वाले हैं, थोड़ा ही दूर है हम स्पर्म से। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा हमारे, n है तो 23 होंगे ना, 23 क्रोमोसोम्स। फिर आगे जाके जो स्पर्मेटिड है वो क्या बन गए, वो थोड़े मैच्योर हो गए, उन्होंने दुनियादारी की समझ आई उनके अंदर, दुनिया देखी उन्होंने, और क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए भाई, स्पर्म बन गए, एडल्ट बन गए हम लोग। तो कौन सी प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस से। पूरी प्रोसेस को तो बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मियो मियो, मैं तो बन गया भाई, बन गया मैं स्पर्म। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, जो स्पर्म का हेड है वो क्या होता है, जो मम्मियाँ थी उनके साथ ही रह जाएगा, लेकिन अभी बड़ा तो हो गया, लेकिन घर छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा ना, जैसे तुम लोगों का पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने का मन नहीं करता, घर से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो इनका भी तो अपनी मम्मियों से ज़्यादा अटैचमेंट है ना, एम्बेडेड रह गया इनका हेड मम्मी के साथ, सटोली सेल के साथ। लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, हमें कुछ बनना भी तो है लाइफ में। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने फाइनली रिलीज़ कर लिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
शेड्यूल से घर से बाहर निकल ही गए, मम्मी का साथ छोड़ ही दिया। कौन सी प्रोसेस से? स्पर्मिएशन से। जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब शुरू हुई थी? प्यूबर्टी की एज पे, टीनेज पे हमने पढ़ा। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ, क्यों हुई प्यूबर्टी में? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो सिक्रीट होना शुरू हो गया था। अब याद करो, जो हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है GnRH, वो क्या मतलब टेस्टोस्टेरोन के अंदर वो हेल्प कर रहा था ना हमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। गोनेडो मतलब गोनाड्स, जो हमारे टेस्टिस और ओवरीज हैं, तो हम यहाँ पे तो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस को लेके चलो। ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है इसको। तो जैसे जैसे हमारा GnRH इंक्रीज होएगा, वो किस पे एक्ट करेगा? वो करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट, जो क्या स्टिमुलेट करेगा? 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हमने FSH बोला था। इनकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म याद रखना हार्मोन्स की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो LL कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? लेडिक सेल्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेडिक सेल्स कहाँ पढ़े थे? तुम लोग कमेंट में बताओगे अब। तो LH किस पे एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स पे, और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन्स हमने टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन इन टर्न क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ये लोग इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और FSH किस पे एक्ट करेगा? मम्मी पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा क्या? सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में, जो हेल्प करेंगे कि मम्मी से हम लोगों को क्या, अब हम लोगों को क्या करना है? स्पर्म बनाने हैं, तो स्पर्म बनाने में कौन हेल्प करेगा हमें? एडल्ट होने में FSH। और स्टार्ट कौन करेगा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस की? LH। अब ये देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है, ये क्या हमारी, ये देखो ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड का व्यू दिखाया हुआ है, ये इनसाइड वॉल है। फिर ये क्या है? हमारी मम्मी है, सर्टोली सेल्स। ये हमारे स्पर्मेटोगोनियम दिखाए हुए हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। लेकिन जो हमारा स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म है, स्पर्मेटिड से बन गया स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्मेटोजोआ है, उनका जो हेड है वो अभी भी कहाँ रह गया? मम्मी के साथ ही जुड़ा हुआ रह गया, एम्बेडेड है। दिख रहा है ना तुम लोगों को यहाँ पे? ये देखो, ये दिख रहा है ना, सिर जुड़ा हुआ रह गया यहाँ पे, ये देखो। तो कौन सी प्रोसेस से निकाला हमने? जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ इनका हेड। फिर देखो, फिर क्या है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, कि स्पर्म कैसा होता है हमारा। एक बार पहले इसका एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। चलो पहले एक बार स्पर्म और पढ़ लेते हैं, एक बार ना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करते हैं। oogenesis स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम लोगों को इनके मैं एनिमेशन वीडियो दिखा दूँगी 3D के अंदर, कि कैसे कैसे हमारी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है, और स्पर्म कैसा होता है, कैसे वो ट्रैवल करेगा, ये सब। ठीक है, एक बार पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा? इसके अंदर होगा हमारा हेड, एक नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? हमारे स्पर्म का हेड दिखाया हुआ है। फिर ये क्या है? हमारी नेक है, मिडल पीस है और एक लंबी सी टेल है। ट्रैवल भी तो करना है, ट्रैवलिंग में तो टेल ही काम आएगी ना स्विमिंग करने में, जब वेजाइना के अंदर पहुंच जाएंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। हर एक की बॉडी पे क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो स्पर्म क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? इसकी बॉडी पे भी लगा दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो इसके पास भी होगा, लेकिन कैसा? एन। अब स्पर्म एन है तो न्यूक्लियस भी एन ही होगा ना। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम। जिसका जो एंटीरियर पोर्शन है उस पर क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने एक्रोजोम बोला है। इस एक्रोजोम के अंदर ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। देखो, हाइड्रो मतलब कि वाटर से रिलेटेड, और लिटिक मतलब ब्रेक डाउन करना। ठीक है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेगा किसको? जो ओवा है उसकी वॉल को। अंदर ऐसे ही थोड़ी ना क्वीन किसी को भी जाने दे देगी कि ठीक है मैंने तुझे अपना किंग मान लिया, तुझे भी अपना किंग मान लिया। नहीं नहीं, किंग तो पर्टिकुलर होता है, क्वीन ऐसे ही नहीं किसी को भी घुसने देती है अपने अंदर। तो जो मतलब जो उसकी वॉल को ब्रेक कर सकेगा,
जिसके पास अच्छा खासा एक्रोसोम होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के अंदर। जो मिडल पीस है उसके अंदर क्या है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी भी तो चाहिए ना क्वीन के पास जाने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए हम लोगों को, एटीपी चाहिए विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ताकि टेल की मूवमेंट चलती रहे हमारी। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पहले हमें ओवम तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, स्पर्म को हमारे जो हमारा राजा उसको पहुंचना तो पड़ेगा क्वीन तक। तो मोटिलिटी के लिए क्या, एनर्जी भी तो चाहिए, अगर थक गया बीच में तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया हमने उसको। द ह्यूमन मेल इजेक्यूलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। जो ह्यूमन मेल है वो कितना इजेक्यूलेट करता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस। पर इजेक्यूलेशन, एक इजेक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जाते हैं, ये भी याद रखना। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ड्यूरिंग अ कॉइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% का उनमें से विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, अलग अलग शेप एंड साइज होना चाहिए। देखो इधर, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म रिलीज हो गए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, मम्मा से दूर तुम लोगों ने कर दिया, वो रिलीज हो चुके हैं। आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होएंगे अब, वो एसेसरी डक्ट से। हमने पढ़ी थी ना रेटे टेस्टिस वगैरह, वास डेफरेंस, एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, ये सब थी ना हमारी एसेसरी डक्ट। तो उनके थ्रू अब वो कहाँ जाएंगे, ट्रैवल होंगे और यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएंगे कॉइटस के टाइम पे। तो सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वॉस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, वो एसेंशियल है किस लिए, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और मैच्योरेशन के लिए। अब देखो कोई बच्चा है छोटा, उसे पहले ही थोड़ी ना पता कैसे चलना है, वो धीरे धीरे ही सीखता है ना हर चीज़। तो स्पर्म को भी अभी तो स्पर्म पैदा ही हुआ है, तो उसे क्या पहले ही पता है मेरे को कैसे चलना है, उसको मोटिलिटी तो हमें सिखानी पड़ेगी ना। तो कौन सिखाएंगे, जो हमारे एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सब सिखाएंगे और मैच्योर भी करेंगे उसे। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म, जो सेमिनल प्लाज्मा है मतलब जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज हो रहा है हमारा, अलोंग विद द स्पर्म, स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाएगा, हमारा सीमन बनाएगा। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। और जो हमारे डक्ट और ग्लैंड थे एसेसरी, उनका फंक्शन कौन मेंटेन करता है, जो हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन है, कौन, एंड्रोजन। तो चलो एक बार एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो हमारा ए वाला है ये है स्पर्मेटोगोनियम और बी है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्या है, मियोसिस 1 हुई और बन गया हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई और क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। देखो पहले 2n से 2n बना ना, सेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई, आगे जाके बने हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कैसे हैं, n है और 4 है नंबर में। एक बार दोबारा देखो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया एन में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हमारे। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुई, मियोसिस 2 हुई और क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, 4 एन सेल्स बन जाएंगे। देखो बन गए ना 4, 1 2 3 4। अब क्या है, इन चारों से क्या होंगे, ये मैच्योर होंगे, इनके अंदर क्या आएगा, एक्रोसोम बनेगा और एक टेल आ जाएगी और क्या बन जाएंगे, ये लोग बन जाएंगे स्पर्म, हमारे स्पर्मेटिड्स। ये देखो ये सर्टोली सेल और ये यहाँ पे, अभी दोबारा देखना 1 मिनट, आगे ये भी दिखाया हुआ है कि सर्टोली सेल के अंदर एमेडिड हैं ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना सर्टोली सेल्स, और इनके अंदर ये स्पर्म, और बाद में इन्होंने क्या किया, अपना हेड रिलीज कर लिया वहाँ से। ये देखो इजैकुलेशन के टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, कितने सारे स्पर्म है, दिख रहे हैं। एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, टेल और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ऊपर तुम लोगों को दिख रहा है पिंक पिंक, ये क्या है, एक्रोसोमल कैप, एक्रोसोम है। ये हमारा पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये बीच वाला हमारा ग्रीनिश पार्ट क्या है, मिडल पीस, और उसके अंदर ये पिंक वाला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी के लिए। ये लंबी सी हमारी टेल जो फ्लैचुलर मूवमेंट शो करती है, अंदर न्यूक्लियस और आगे एक्रोसोमल कैप। इतना आया समझ। को डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार साथ में। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया है जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम है। माइटोसिस करके इन्होंने क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिए, जो कैसे हैं अभी 46 ही हैं। और फिर क्या इनके अंदर मियोसिस 1 हुई,
मियोटिक डिवीज़न यानी कि, तो क्या बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, जो कैसे है 23 इन नंबर यानी कि एन, और कितने हैं 2 सेल्स हैं। फिर इनमें जब सेकंड मियोटिक हुई, मियोटिक डिवीज़न सेकंड, तो क्या बन गए स्पर्मेटिड्स बन गए हमारे, जो कैसे हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये भी 23 हैं, और कितने सेल हैं 1 2 3 4 सेल्स हैं। इनके अंदर आगे मैचुरेशन की प्रोसेस चली, डिफ्रेंशिएशन हुआ, एडल्ट बने ये, और क्या बना दिया स्पर्मेटोजोआ बना दिया, यानी कि जो हमारे स्पर्म्स हैं, एक्रोसोमल कैप आ गई, न्यूक्लियस आ गया और टेल आ गई, और ये भी कैसे हैं 23 हैं। इतना आया समझ तुम लोगों को अच्छे से। तो आज हम यहीं तक करेंगे, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस तक। oogenesis हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे ताकि सब कुछ हमें याद भी रहे। So please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment your positive vibes. Keep loving, keep supporting. Thank you so much.